नमस्कार। आज बापू की जन्म जयंती है। इस अवसर पर मैं उन्हें इन पंक्तियों के साथ नमन करना चाहता हूँ जो वायसराय इरविन ने अपने सम्राट को उस समय लिखी थी। एक पत्र का हिस्सा थी जिसको सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी के विराट व्यक्तित्व और उनके अनुशासन को देखते हुए उसने सम्राट को लिखा और एक संदेश भी दिया था। उसने लिखा था कि मैंने एक बड़ा शक्तिशाली व्यक्तित्व देखा। वो शारीरिक दृष्टि से मजबूत नहीं है, वह वास्तव में उसका शरीर अच्छा नहीं है, उसका कद छोटा है, मुख पर झुर्रियां हैं, दुबला पतला है, आगे के दांत गिर गए हैं, उसका शरीर वस्त्रों आदि की संसारी सजावट से सजा हुआ भी नहीं है, फिर भी उसकी गहरी और छोटी छोटी आंखों के पीछे और अति सक्रिय मस्तिष्क के पीछे उसके चरित्र का बल है। इसके प्रभाव से कोई बच नहीं सकता। वास्तव में ब्रिटिश साम्राज्य नहीं बच सका और उन साम्राज्यों के वे व्यक्तित्व भी उससे प्रभावित हुए नहीं बच सके जो देश दुनिया में छाए, दुनिया की महाशक्ति बने, महाशक्ति का प्रतिनिधित्व किया। तो ऐसी शख्सियत को नमन। लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है और उनकी सादगी, उनकी सरलता, उनकी कर्मठता, उनकी ईमानदारी, उनके व्यक्तित्व का अनुगमन बहुत से भारतीय करना चाहते हैं। कर सकें ना कर सकें अलग बात है, उन्हें भी। बहरहाल आज लंबे समय के बाद हम इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं कि अमेरिका भारत के संबंधों का जो यह वर्तमान दौर है, वर्तमान समय है, वो किस रूप में देखा जाए। क्या भारत और अमेरिका के बीच में अभी भी जो मैत्री संबंध हैं उन्हें हम डिफाइनिंग रिलेशनशिप का नाम दे सकते हैं, या हम उन्हें एक नेचुरल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यानी प्राकृतिक या स्वाभाविक रणनीतिक मित्रता का नाम दे सकते हैं, या हम यह कह सकते हैं कि भारत और अमेरिका वर्तमान में मेजर स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं और यह पार्टनरशिप कंपैटिबिलिटी की हद तक कंपैटिबल है। इसलिए किसी प्रकार का कोई संशय किसी को नहीं होना चाहिए कि अगर इंडो पैसिफिक में अमेरिका किसी भी प्रकार की कोई रणनीति विकसित करता है तो वो भारत के बिना कर सकेगा। अभी कुछ दिनों से बड़े कयास लगाए गए। मैंने तमाम विश्लेषणों को देखा, सुना, पढ़ा, लेकिन वे बहुपक्षीय ना हो करके एक पक्षीय थे, अवधारणा आधारित थे। इसलिए किसी निष्कर्ष पर पहुंचना बड़ा मुश्किल हुआ। उन चीजों को बड़ी तेजी से उठाया गया या बड़े उसके साथ लोगों ने रखा कि कमला हैरिस जो अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री से क्या कहा, हमारे प्रधानमंत्री जी से, और बाइडेन ने क्या कहा। देखिए, पश्चिम के लोकतंत्र या पश्चिम के लोकतंत्र के प्रतिनिधि अभी भी व्हाइट मैन्स बर्डन का जो पूर्वाग्रह है उससे बाहर नहीं निकल पाए। वो ये भूल जाते हैं कि उनके देश भी जिन साम्राज्यों के रूप में पहचाने गए, जाने गए, या जिनका हम बहुतों बार अध्ययन करते हैं, उनको एक ऐसे माइलस्टोन के रूप में देखते हैं या ऐसी संभावनाओं के रूप में देखते हैं कि हम वैसा परिवर्तित कर सकें। लेकिन सच क्या है?
सच तो ये है कि अमेरिकन जो डेमोक्रेसी है वो वाइब्रेंट हो सकती है, इसमें कुछ संशय नहीं, लेकिन जो अमेरिकी ताकत है जिसे विश्व शक्ति बनने में, उसने एक पूरी की पूरी रेस को खत्म कर दिया जो वाकई में मूल अमेरिकी थे। और शायद यही वजह है कि जब अमेरिका में स्वतंत्रता का संघर्ष हुआ, विजय हुई, तो किसी आथर ने लिखा था कि वहाँ मंदिरों में घंटियां नहीं बजी थीं, केवल चर्च में कैंडल्स जली थीं। यानी जो मूल अमेरिकन्स थे वो विजयी नहीं हुए थे, बल्कि जो अंग्रेज अमेरिकन्स थे वो वहाँ विजयी हुए थे। इसलिए वे अगर बार बार भारत को डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो ये अस्वीकार्य है। और उनको प्रधानमंत्री जी ने यूएनजीए में पर्याप्त शब्दों में, पोटेंशी में, क्षमता में उत्तर भी दिया। स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम यानी भारत जो है वो सही अर्थों में तो लोकतंत्र की जननी है। हमारी बहुभाषिकता, हमारी बहुसांस्कृतिकता, हमारी बहुवैचारिकता, हमारी बहुक्षेत्रीयता, हमारी देशजता, ये सब एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का निर्माण करते हैं। और आज हम कह सकते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे बड़ा वाइब्रेंट लोकतंत्र है, जिसको बहुत सारे देशों को देखना और अनुगमन करना चाहिए। अब तीसरी बात आती है, इसी से जुड़ा अब सवाल उठता है कि अभी जब अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक में ऑकस नाम का एक स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाया, आप उसको स्ट्रेटेजिक अलायंस की बजाय आप एक सैन्य गठबंधन भी कह सकते हैं, क्योंकि उसमें एटॉमिक वीपन जुड़ा हुआ है। सवाल उठने लगे, कयास लगाए जाने लगे कि क्या ये ऑकस अमेरिका क्वाड के विकल्प के तौर पे लाया, और अगर ये क्वाड के विकल्प के तौर पर लाया तो इसमें भारत को शामिल क्यों नहीं किया गया, और यदि भारत को शामिल नहीं किया गया तो अमेरिका फिर इसके माध्यम से क्या संदेश दुनिया को दे रहा है या देना चाह रहा है। देखिए, अमेरिका जो कहना जा रहा हो, एक बात तो तय है कि एक लंबे समय से अमेरिका एक कंफ्यूज्ड फॉरेन पॉलिसी को आगे बढ़ा रहा है। हम कह सकते हैं आफ्टर ओबामा, क्योंकि ओबामा के समय में 2011 में कर्ट कैंपबेल के एक नेतृत्व में जो अध्ययन कमेटी बनी थी और उसकी जिस प्रकार की रिपोर्ट आई थी, उस पर अमेरिका आगे चला और उसमें साफ कहा गया था कि भारत के बिना आप इंडो पैसिफिक नीति, या उन्होंने ट्रांस पैसिफिक का उल्लेख किया था, सफलतम रूप में क्रियान्वित नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इंडो पैसिफिक में जो अमेरिका को चैलेंज करने वाली ताकत है, जो पूरी दुनिया में जियो पॉलिटिकल रूप से चैलेंज करने वाली ताकत है, जो पूरी दुनिया में जियो इकोनॉमिक रूप से चैलेंज करने वाली ताकत है, और जो पूरी दुनिया में मार्केट स्ट्रेटजी के द्वारा चैलेंज करने वाली ताकत है, वो चीन है। तो ये अमेरिका को तय करना पड़ेगा कि अमेरिका चीन से कैसे लड़ना चाहता है। ऑस्ट्रेलिया को लेके नहीं लड़ सकता। कल तक ऑस्ट्रेलिया, अगर आप क्वाड के फेजेस को देखें तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो मलाबार से डरता है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो चीन के चंगुल से निकलने में अभी भी पूरी तरह से कामयाब नहीं हुआ है। दूसरी बात, चीन एक
ऐसे स्टेट सिस्टम के माध्यम से आगे बढ़ रहा है जिसको आप प्राच्य तानाशाही कह सकते हैं, जहां वन पार्टी वन मैन रूल है। शी जिनपिंग ने एक डिवाइन करिस्मेटिक सिस्टम को जो है निर्मित करने का वो बनाया है ताकि लोग कभी उन्हें चैलेंज ना कर सकें, और खुद उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के संविधान में संशोधन करा दिया कि उनको जब तक वो चाहें तब तक वो प्रेसिडेंट रहें। तो अमेरिका को ये बताना होगा, अमेरिका को ये तय करना होगा कि एक तरफ जहां प्राच्य तानाशाही है और दूसरी तरफ जहां वाइब्रेंट डेमोक्रेसी भारत के पास है, तो वो प्राच्य तानाशाही के साथ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी से लड़ना चाहेंगे या वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को छोड़कर वो चीन के साथ लड़ेंगे या चीन के साथ नया गठबंधन बनाएंगे। इस स्थिति में अगर वो दूसरे विकल्प को नहीं चुनते, भारत को नहीं चुनते, तो वो दुनिया में जो अब तक करते चले आए, इराक में सद्दाम को हटाया क्या कह करके कि वहां पर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी के लिए, यानी आज तक आप साम्राज्यों का ध्वंस जो है वो डेमोक्रेसीज के रेस्टोरेशन, डेमोक्रेसीज के एस्टेब्लिशमेंट के नाम पर करते रहे। और आज अगर आप उस लार्जेस्ट एंड वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को अगर इग्नोर करते हैं तो फिर आप इसके माध्यम से दुनिया को क्या संदेश देने चाह रहे हैं, ये अमेरिका को तय करना है। एक चीज और आपको देखना है कि अमेरिका जो है वो अब तक के कालखंड में, यानी 2001 से लेकर अब तक कैसे आगे बढ़ा, नंबर 1। नंबर 2, अमेरिका और भारत के रिश्ते किन पिलर्स पे खड़े हुए हैं। जहां तक पहली बात है, अगर आप देखें, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब हमारे प्रधानमंत्री थे तो उस समय अमेरिका भारत पर ये जोर डाल रहा था कि भारत उसके साथ फाउंडेशनल एग्रीमेंट करे। ये 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट होने थे, जो एक तो 2002 में ही हो चुका था फाउंडेशनल एग्रीमेंट, जिसका नाम था जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। इसके जरिए सेनाओं की जो खुफिया जानकारी थी, यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस का जो है वो आदान प्रदान होता था। उसके बाद इन फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स में कोई साइन नहीं हुआ। मनमोहन सिंह के समय में भारत और अमेरिका के बीच में सिविल न्यूक्लियर डील हुई, और उस सिविल न्यूक्लियर डील के बाद से भारत अमेरिका के साथ तेजी से आगे बढ़ा, और अमेरिका ने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर भारत को ताकत दी, भारत को इस रूप में पेश किया, क्योंकि वहां भारत मेंबर नहीं था, लेकिन अमेरिका ने भारत को बड़ी ही तर्कपूर्ण ढंग से प्रॉस्पेरिटी के साथ, सम्मान के साथ प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री के रूप में जब नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता संभाली, उसके बाद जो वो फाउंडेशनल एग्रीमेंट नहीं हो पाए थे वो हुए, और ये फाउंडेशनल एग्रीमेंट है, इसमें लिमोआ यानी लॉजिस्टिक्स ऑफ एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, ये 2016 में साइन हुआ। और आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस एग्रीमेंट के हस्ताक्षर होने के बाद अमेरिका की तरफ से ये घोषणा की गई थी कि भारत अब उसका मेजर स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुका है। और अगर भारत मेजर स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया तो उनका कहना था कि अब भारत 99% जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है उसका या डिफेंस टेक्नोलॉजी का यूज कर सकता है। हालांकि दोनों तरफ से इस पर बहुत सारी बहसें हुई कि ये मेजर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रियल मीनिंग क्या है, क्या ये टर्म ऑफ आर्ट है या ये एक रियल डिप्लोमेटिक टर्मिनोलॉजी है और जिसके रियल मीनिंग्स हैं, वो बहसें चलती रहीं। इसके बाद अगर आप देखें
तो 2018 में कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन हुआ। इसमें कोड युक्त संचार प्रणाली का आदान प्रदान होना था और 2020 में बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हो गया और इसके जरिए भारत और अमेरिका रियल मायने में एक डिफाइनिंग फ्रेंड्स एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स बन गए। अगर भारत और नाटो देशों की तुलना करें तो यहां पर लगभग भारत उनके बराबरी में पहुंच गया और यही वजह थी कि STA1 यानी कंट्रीज इंटाइटल्ड टू स्ट्रेटेजिक ट्रेड अथॉराइजेशन की श्रेणी में भारत को रख दिया गया, जिसमें इससे पहले केवल नाटो कंट्रीज होते थे। तो इस तरह से अगर आप देखें, भारत को अमेरिका ने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाया और वो चल रहा है, उसमें किसी प्रकार का कोई बैकिंग नहीं हुई, इसलिए ये कहना कि अमेरिका पीछे हट रहा है, नहीं। दूसरी अब चीज यहां पर है कि अमेरिका को ये तय करना है कि उसके जो भारत के साथ मैत्री संबंध थे, उन मैत्री संबंधों के उन दोनों स्तंभों पर वो कैसे चलेगा। आपको ध्यान रखना होगा कि भारत और अमेरिका के संबंध वैल्यूज बेस्ड हैं और इंटरेस्ट बेस्ड हैं। वैल्यू के संदर्भ में अगर कहें तो डेमोक्रेसी आती है, भारत की वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। तो अमेरिका वैल्यूज से अगर पीछे हटता है तो उसकी अपनी आइडेंटिटी पर क्वेश्चन मार्क लगने लगेगा, उसके अपने मूल्यों पर क्वेश्चन मार्क लगने लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अमेरिका अगर वास्तव में अवेयर्ड है, अगर वास्तव में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में अपनी पहले से चली आ रही आइडेंटिटी को, अपनी शाख को बनाए रखना चाहता है तो अमेरिका जो है वो भारत की वाइब्रेंट डेमोक्रेसी की अवहेलना या उपेक्षा नहीं कर सकता। जहां तक इंटरेस्ट की बात है तो दोनों देशों के जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, मार्केट इंटरेस्ट हैं। आप अगर इंडो पैसिफिक में देखें तो भारत और अमेरिका को चैलेंज देने वाला एक ही कंट्री है और वो है चीन। भारत के नॉर्दर्न अगर क्षेत्र को देख लें, यानी अब तो हम कह सकते हैं जिस तरह से उसका पाकिस्तान के साथ टाई अप है, तो ग्वादर से शुरू होकर कासगढ़ होते हुए और आप पूर्वी बॉर्डर तक चले जाएं तो चाइना है। लेकिन उसने जिस तरह से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को और मैरीटाइम सिल्क रूट को, ग्रेट सिल्क रूट को जो उसने जाल बिछाया है, उसमें वो हिंद महासागर में भी एक्टिव है। दक्षिण चीन सागर की उसकी स्थिति जानते हैं। इंडो पैसिफिक में इसलिए वहां के इर्द गिर्द के जो नेशंस हैं उन पर जिस प्रकार का चेकबुक डिप्लोमेसी के माध्यम से चाइना ने सिकंजा कसा है, अमेरिका के लिए वो एक बड़ा थ्रेट है। तो अमेरिका को अगर इंटरेस्ट पे लड़ना है तो वो स्ट्रेटेजिक या जियो टैक्टिक्स या जियो पॉलिटिकल दोनों तरह के इंटरेस्ट जो हैं वो भारत के समानांतर, भारत के अनुकूल हैं। और ऐसे में जो भारत के इंटरेस्ट हैं, भारत के चैलेंजेज हैं, वो अमेरिका के लिए उतने ही वैल्यूफुल हैं। तो ऐसे में दोनों के जो संबंध हैं वो वैल्यू ऐड करेंगे प्रत्येक क्षेत्र में, स्ट्रेटजी के क्षेत्र में भी और जियोपॉलिटिक्स के क्षेत्र में भी। जहां तक मार्केट की बात रही तो आप देखें, जब से अमेरिका और चीन के बीच में ट्रेड वार की पोजीशन है, ट्रेड वार की स्थिति है, और वैसे भी अमेरिका और चीन का जो ट्रेड रिलेशन है उसमें अमेरिका एक बहुत बड़े ट्रेड डेफिसिट से गुजरता है अगर हम बायलैटरल ट्रेड की बात करें अमेरिका और चीन के बीच में। तो ऐसे में उसके पास विकल्प बाजार का क्या बचा, क्योंकि भारत की इकोनॉमी सबसे ज्यादा पोटेंशियल,
भारत की इकोनॉमी को जितने भी लेकर के अध्ययन हुए हैं वो आने वाले समय में बताते हैं कि सबसे फास्ट और पोटेंशियल ग्रोथ जो है वो भारत की होने जा रही है। भारत के पास सबसे ज्यादा स्किलफुल लेबर है, भारत के पास सबसे ज्यादा स्किल्ड, डायनामिक एंड एफिशिएंट ह्यूमन कैपिटल है, और भारत के का जो मार्केट वॉल्यूम है वो बहुत बड़ा है। तो ऐसी स्थिति में जो इंटरेस्ट हैं अमेरिका के, खास करके मार्केट इंटरेस्ट, वो भारत के तरफ देखने के लिए उसे विवश करते हैं या करते रहेंगे। तो इन स्थितियों को अगर आप देखें तो वो भारत को इग्नोर नहीं कर सकता। इसलिए जब ये क्वेश्चन एक उठाया जा रहा है कि AUKUS जो है वो क्वाड को ओवरटेक कर रहा है या AUKUS के बनने के बाद क्वाड जो है वो कमजोर हो जाएगा, लेकिन मेरा जो अध्ययन है उसमें ये हमारा मानना है, उसके आधार पर या हम इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि क्वाड जो है वो एक जनरल अलायंस है, जिसको आप एक औपचारिक गठबंधन कह सकते हैं, फॉर्मल अलायंस है। और उस फॉर्मल अलायंस में 3 केवल विषय हैं। पहला विषय कनेक्टिविटी का है, दूसरा विषय इंडो पैसिफिक के फ्री एक्सेस का है, और तीसरा विषय जो है वो ब्लू इकोनॉमी का है। उसको आप चाहें तो एक्सेस में जोड़ सकते हैं। तो इनमें कहीं पर भी मिलिट्री अलायंस का कोई विकल्प ही नहीं था। आप इनके घोषणा पत्र को उठा के देख सकते हैं। तो लेकिन आप एक्सेस तब भी कर सकते हैं, फ्री एक्सेस, जब आपको पीछे से एक आर्मी या एक मिलिट्री प्रोटेक्शन आपको प्राप्त हो। ऐसे में AUKUS मेरी दृष्टि से जो है वो इस फॉर्मल ग्रुप यानी क्वाड को जो है वो एक सेफ वॉल प्रदान करेगा, डिफेंसिव वॉल प्रदान करेगा, ताकि अगर ये रिलेशनशिप आगे बढ़ रही हो तो चाइना इसमें कोई बड़ा बिग इंटरवेंशन ना कर सके। तो ये AUKUS जो है उसका एक अलाई, उसका एक सहयोगी, या दोनों देशों का, या ये क्वाड्रिलेटरल है, इसकी जो अगर बैंडविड्थ को देखेंगे तो एक एंड पर जो है जहां आपको फॉर्मल पार्टनरशिप दिखेगी, वहां दूसरा एंड जो है उसे मजबूती देने के लिए वो एक स्ट्रेटेजिक एंड के रूप में विकसित होगा। तो इन दृष्टियों से हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका ना तो भारत को छोड़ सकता है और ना भारत की उपेक्षा कर सकता है, और ना ही इस प्रकार के, क्योंकि अगर आप AUKUS को लें तो एक तो इससे पहले भी 5 आइज अलायंस बनी है, जिसमें ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के साथ साथ कनाडा और न्यूजीलैंड भी है। तो आप सवाल उठता है फिर AUKUS की जरूरत क्या थी? नहीं, अगर कोई भी इस तरह की नई अलायंस बनती है तो उससे ये निष्कर्ष कदापि नहीं निकालना चाहिए कि इसके बनने पर जो पहले अलायंस थी वो कमजोर होगी, या जो पहले अलायंस थी वो स्ट्रेटेजिक नहीं रह जाएगी, वो अपने उसी तरह से चीजों को परफॉर्म करेगी। हाँ, ये जरूर है कि लोग ये क्वेश्चन उठा रहे हैं कि क्या अमेरिका इंडो पैसिफिक में एक स्ट्रेटेजिक गेम प्लान कर रहा है, और उस स्ट्रेटेजिक गेम प्लान में भारत के लिए टैक्टिसफुल जो एडवांटेज है और मार्केट एडवांटेज है, वो क्या उनमें वैल्यू एडिशन होगा या वैल्यू रिग्रेशन होगा। तो जहां तक मेरा अपना अध्ययन है वो ये बताता है कि अमेरिका को उतनी ही भारत की आवश्यकता है जितनी कि भारत को अमेरिका की आवश्यकता होगी। दूसरी चीज, भारत आज जहां पर स्टैंड करता है, आप अगर देख लीजिए कि आप ना तो भारत के बिना G20 को आगे बढ़ा पाएंगे, ना भारत के बिना संघाई कोऑपरेशन आगे बढ़ पा रहा, ना भारत के बिना ब्रिक्स को आगे चलना है, ना भारत के बिना अन्य इस प्रकार के जो प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंसेज वाले मंच हैं वो भारत के बिना चल सकते हैं, क्योंकि भारत आज पूरे विकासशील दुनिया का लीडर है, उसका रिप्रेजेंटेशन करता है, उसके हितों की बात करता है, मूल्यों की बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, संघर्षों के खिलाफ एक संगठित प्रतिरोध के लिए एक डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स की बात करता है। जो पूरी दुनिया के लिए थ्रेट है आतंकवाद, उसके डंके की चोट पर खत्म करने या उसके विरुद्ध संघर्ष करने, युद्ध करने
की बात करता है, भारत मानवीय मूल्यों की रक्षा की बात करता है, भारत वैश्विक धरोहरों की रक्षा की बात करता है, तो ऐसे में कोई भी मंच, कोई भी संगठन वो जो कम से कम इंडो पैसिफिक क्षेत्र में है, हिंद महासागर के क्षेत्र में है, एशिया के क्षेत्र में है, खास करके साउथ एंड ईस्ट एशिया, वो भारत को इग्नोर नहीं कर सकता। इसलिए निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि भारत और अमेरिका के रिश्ते अभी भी अन्योन्याश्रित हैं, डिफाइनिंग हैं, स्ट्रेटेजिक हैं, प्रोग्रेसिव हैं और पीसफुल हैं। उन पर किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जा सकता। हमारे पास वर्तमान में एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है जो इंडिया सेंट्रिक और इंडियन इंटरेस्ट के आधार पर प्रत्येक रिश्ते को आगे बढ़ा रही है, बढ़ाएगी। किसी प्रकार का कोई उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगता है। आज इतना ही। धन्यवाद।